प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कौटिल्य से संबंधित दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं और ये जो पार्ट है इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत में जो 7 अंकों की कल्पना की गई है वो करीब करीब वैसे ही है जैसे मनु के समय की हमने पढ़ी थी, लेकिन तो भी हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। भारतीय राजशास्त्र के अंतर्गत मनु, भीष्म एवं शुक्र आदि राजशास्त्रियों के द्वारा राज्य की कल्पना एक ऐसे जीवित जागृत शरीर के रूप में की गई है जिनके 7 अंग होते हैं। शुक्र नीति में राज्य के इन अंगों की मानव शरीर से तुलना करते हुए कहा गया है कि इस शरीर रूपी राज्य में राज्य मूर्धा सिर के समान है, अमात्य आँख है, सुहत्र कान है, कोश मुख है, बल मन है, दुर्ग हाथ हैं और राष्ट्र पैर हैं। इन विद्वानों के समान ही कौटिल्य ने भी राज्य को सप्त प्रकृति युक्त माना है और राज्य की 7 प्रवृत्तियाँ और अंगों की उसने चर्चा की हैं। पहली है स्वामी। तो कौटिल्य के अनुसार राजा मानव राज्य का प्रधान अंग है और राज्य को महत्वपूर्ण स्थिति है और स्वामी आदेश देता है। राजा में जो गुण होने चाहिए तो ये सारी वही हैं जो हमने मनु के समय पढ़ी हैं, इसलिए इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात आती है अमात्य। अमात्य से कौटिल्य का आशय मंत्रियों, उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से है। इन्हें वह सचिव भी कहता है। उसके अनुसार राजा को चाहिए कि वे निष्ठावान और योग्य व्यक्तियों को ही अमात्य बनाए और अपने सहपाठियों, संबंधियों, सिफारिशी लोगों को बिल्कुल ना बनाए यदि वे इसकी पात्रता नहीं रखते हैं। ये भी हम मनु के साथ समय पढ़ चुके हैं। कौटिल्य ने अमात्यों की निश्चित संख्या नहीं बताई। उसका विचार है कि राजा राजकीय कार्य हेतु आवश्यकता अनुसार अमात्यों की नियुक्ति करे। फिर जनपद। जनपद का अर्थ है जनयुक्त भूमि और वर्तमान काल में इसे हम जनता और भूमि कहते हैं। कौटिल्य ने इन्हें इन दोनों को एक ही पद में सम्मिलित करते हुए इसे जनपद का नाम दिया है। अगर हम मनु के समय पढ़ते हैं तो मनु के जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें वह उसे पुर की बात करता है। प्लेटो और अरस्तु की तरह कौटिल्य ने जनता और भूमि दोनों का अलग अलग वर्णन भी किया है। उसका मत है कि जनता सरल हृदय वाली, निष्ठावान, स्वाभिमानी और संपन्न होनी चाहिए। वे ऐसी होनी चाहिए कि राजा द्वारा लगाए गए करों को चुकाने की क्षमता रखती हो तथा उन्हें स्वेच्छा से अदा करती रहे। जनता में शासक की आज्ञाओं का स्वाभाविक रूप से पालन करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। भूमि के विषय में उनका विचार है कि वे प्रत्येक प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए। जनपद की भौगोलिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उसकी रक्षा का कर पाना संभव हो। उसमें नदी, तालाब, वन, खाने, जलीय व स्थलीय मार्ग, उपजाऊ मिट्टी, हर प्रकार के पशु पक्षी, दुर्ग और पर्वत होने चाहिए। कौटिल्य पड़ोसी राज्यों के विषय में भी विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सीमावर्ती राज्य अधिक शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। फिर आती है बात दुर्ग की। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग भी राज्य का उतना ही महत्वपूर्ण अंग जितनी जनता और भूमि अथवा राजा। दुर्ग राज्य की रक्षात्मक शक्ति और आक्रामक शक्ति दोनों का प्रतीक है। दुर्ग मजबूत और ऐसे होने चाहिए जिनमें सेना के लिए अच्छी मोर्चेबंदी और पानी, भोज्य सामग्री तथा बारूद का उचित प्रबंध हो। दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। औदिक, जो चारों ओर से पानी से घिरे रहते हैं। पर्वत, जो पर्वतों के बीच में हो। धानवन, जो निर्जन मरु प्रदेश में बना हो। वन दुर्ग, जो वनों के बीच में हो। कौटिल्य का मत है कि औदिक दुर्ग और पर्वत दुर्ग राज्य की रक्षा में बहुत उपयोगी होते हैं। धानवन दुर्ग और वन दुर्ग का उपयोग राजा स्वयं पर आपत्ति के समय उनमें छिपकर अपनी रक्षा के लिए कर सकता है। फिर कोष की बात आती है। कौटिल्य कोष को बहुत महत्व देता है, संभवतः स्वामी के बाद सर्वाधिक। कौटिल्य के अनुसार राज्य के पास भरा पूरा कोष और आय के स्थायी स्रोत होने चाहिए। राजा प्रजा से उपज का 6वां भाग ले और कोष में बहुमूल्य धातुएं व वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में रखे। कोष धर्मपूर्वक एकत्रित किया जाना चाहिए और मात्रा में इतना अधिक हो कि उसमें विपत्ति काल में भी दीर्घ समय तक निर्वाह हो सके। कौटिल्य ने राजा को परामर्श दिया है कि वे कोष संग्रह के कार्य में लगे हुए कर्मचारियों और अधिकारियों पर पूरी तरह निगरानी करें, नियंत्रण रखे। उसने अपेक्षा की कि कोषाध्यक्ष को कोष के संबंध में सदैव पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए जिससे राजा द्वारा सूचना मांगे जाने पर वे तत्काल सूचना दे सके। नेक्स्ट आता है दंड अथवा सेना। तो राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का विशेष महत्व है। कौटिल्य का कहना है कि जिस राजा के पास अच्छा सैन्य बल होता है उसके मित्र तो मित्र ही बने रहते हैं किंतु शत्रु तक भी मित्र बन जाते हैं।
सैनिक अस्त्र के प्रयोग से भी भलीभांति प्रशिक्षित वीर, स्वाभिमानी तथा राष्ट्र प्रेमी होने चाहिए। क्षत्रिय वर्ग को सेना में नियुक्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है, किंतु विचार है कि आवश्यकता पड़ने पर वैश्य और शूद्रों को भी सेना में नियुक्त किया जा सकता है। कौटिल्य ने यथासंभव ब्राह्मणों को सेना में भर्ती न करने का परामर्श दिया है। उसे आशंका की यदि ब्राह्मण सेना में भर्ती हुए तो वह शत्रु द्वारा आदर सत्कार करने पर उसे क्षमा कर सकते हैं। उसने शौर्य आदि गुणों की परीक्षा के उपरांत ही सैनिकों की नियुक्ति का परामर्श दिया है। उसने सैनिकों को युद्ध कार्य के लिए कठोर प्रशिक्षण दिए जाने तथा सेना को अनुशासित रखे जाने पर बल दिया है। उसके अनुसार संतुष्ट सेना विजय की कुंजी है, इसलिए सैनिकों को अच्छा वेतन व अन्य सुविधा प्रदान करते हुए संतुष्ट तथा प्रसन्न रखा जाना चाहिए। फिर मित्र है, तो वही मनु की तरह कौटिल्य भी कहता है मित्र राजा के लिए आवश्यक है। मित्र आनुवंशिक होने चाहिए, ना कि कृत्रिम, और जब मुसीबत हो तब वो सहायता की आने चाहिए। तो कौटिल्य ने ये जो अपने विचार व्यक्त किए हैं सप्तांग सिद्धांत, उसमें राजशास्त्र और राज्य संस्था को अधिक लौकिक और धर्मनिरपेक्ष रूप प्रदान किया है। स्मृतिकारों वेदों ने तो राजा के पुरोहित को व्यवहारिक राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया था, किंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पुरोहित पद की चर्चा बहुत कम है और राजा के 7 अंगों में उसने स्थान ही नहीं दिया है। तो कौटिल्य को अगर हम देखें तो उसने पुरोहित की एक तरह से उपेक्षा ही की है। अब सप्तांग सिद्धांत पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे अमात्य या मंत्री परिषद, क्योंकि कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो भी काफ़ी हद तक जरूरी है। तो हम पहले पढ़ते हैं अमात्य या मंत्री परिषद। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजा के लिए मंत्री परिषद की आवश्यकता पर बल दिया है। उसके अनुसार राज्य एक रथ है, जैसे रथ एक पहिए से नहीं चल सकता, उसी प्रकार मंत्रियों की सहायता के बिना अकेला राजा राज्य का संचालन नहीं कर सकता। इसलिए राजा के लिए उचित है कि वे योग्य मंत्री रखे और उनके परामर्श पर उचित ध्यान दे। समस्त कार्यों का प्रारंभ सद विषयक मंत्रणा करने के उपरांत ही करना चाहिए। नंबर 1, मंत्र गोपन। मंत्रणा के संबंध में कौटिल्य ने मंत्रणा को गुप्त रखना बहुत अधिक आवश्यक बताया है। उसका कथन है कि मंत्र का गुप्त न रहना राजा और मंत्री परिषद के सदस्यों दोनों के कल्याण के लिए घातक होता है। उसने कछुए को उदाहरण देते हुए कहा, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेटे रखता है और केवल आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बाहर करता है, उसी प्रकार राजा को मंत्र का गोपन अथवा प्रकाशन करना चाहिए। मंत्रणा को गुप्त रखने के लिए मंत्रणा से इतना एकांत और सुरक्षित होना चाहिए कि वहाँ की बातचीत कोई सुन ना सके। वह कहता है कि मंत्रणा अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए और ऐसे व्यक्तियों के साथ मंत्रणा न की जाए जिसका राजा अपकार कर चुका या जिनके इस मंत्रणा का संबंध हो। फिर है मंत्री परिषद का गठन। मंत्री परिषद के गठन के संबंध में कौटिल्य ने सर्वाधिक बल मंत्रियों की योग्यताओं पर दिया है। इस संबंध में उसने बहुत कठोर उच्च स्तर निर्धारित किए हैं। उसका विचार है कि सभी प्रकार की क्षमताओं योग्यताओं से युक्त निष्कलंक व्यक्तियों को ही मंत्री परिषद में स्थान दिया जाना चाहिए। डॉक्टर बेनी प्रसाद के शब्दों में कौटिल्य के अनुसार निष्कलंक व्यक्ति का जीवन, बौद्धिक चातुर्य, उचित निर्णय, कर्तव्य की उच्च भावना और लोकप्रियता मंत्री परिषद के लिए आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए। कौटिल्य का विचार है कि किसी व्यक्ति को सहसा ही मंत्री परिषद का सदस्य नियुक्त नहीं करना चाहिए। उसने मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की है। इस संबंध में उसका कहना है कि मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। उसके अनुसार सामान्यतः 3 या 4 मंत्रियों के साथ मंत्रणा की जानी चाहिए। इस संबंध में यह स्मरणीय है कि अन्य भारतीय आचार्यों जैसे मनु, बृहस्पति और उष्णा ऋषि ने मंत्रियों की संख्या इससे काफ़ी अधिक 8 से 12 के बीच रखने का कहा है। कौटिल्य मंत्रियों को पद के अनुसार वेतन देने के पक्ष में है, किंतु उसके अनुसार मंत्रियों को इतना वेतन अवश्य दिया जाना चाहिए कि उनका परिवार विधिवत भरण पोषण कर सके और उन्हें अन्य साधन न अपनाने पड़े। अब मंत्री परिषद द्वारा राजा पर नियंत्रण। तो कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में मंत्री परिषद सहित राज्य के दूसरे 6 अंगों की तुलना में राजा को अधिक महत्वपूर्ण माना है। राजा और मंत्री परिषद के पारस्परिक संबंध के विषय में उसका कहना है कि राजा सामान्यतः मंत्री परिषद के बहुमत आधार पर कार्य करे, किंतु मंत्री परिषद की मंत्रणा कार्य सिद्धिकरण प्रतीत न होने पर राजा अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है। अब प्रशासनिक व्यवस्था की हम बात करें तो राजा और मंत्री परिषद के अतिरिक्त प्रशासनिक व्यवस्था के व्यवहारिक संचालन के संबंध में भी उसने मत व्यक्त किया है। उसका राज्य बहुत कुछ सीमा तक कल्याणकारी राज्य है और उसने प्रशासनिक व्यवस्था का विशद वर्णन किया है। उसके अनुसार संपूर्ण प्रशासन को राजस्व, सेना, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, वन, शिल्प कला आदि विभिन्न विभागों में विभक्त किया जाना चाहिए और प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होना चाहिए। राज्य के प्रमुख मंत्रियों, अमात्यों, विभागाध्यक्षों एवं अधिकारी वर्ग को कौटिल्य
अष्टादश 18 तीर्थों की संज्ञा देते हैं। कौटिल्य के अनुसार प्रशासनिक कार्य अत्यंत योग्य अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए और राज्य द्वारा इन अधिकारियों कार्यों पर और चरित्र पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि इन अधिकारियों में ना तो बहुत अधिक संगठन और ना ही संघर्ष संबंध सामान्य होने चाहिए। राज्य के उच्च स्तरीय अधिकारी वर्ग को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों और आचरण पर पूर्ण निगरानी रखनी चाहिए, जिससे वे भ्रष्ट तरीके अपनाकर अपने पद तथा अधिकारों का दुरुपयोग ना कर सकें और राज्य की आय तथा प्रजा के कल्याण को आघात पहुंचाकर स्वयं अपनी स्वार्थ सिद्धि में न लग सकें। इन कर्मचारियों पर केवल उच्च स्तरीय अधिकारी वर्ग का ही नियंत्रण नहीं है, वरन उनके कार्यों तथा आचरण का निरंतर परीक्षण करने के लिए कौटिल्य ने व्यापक गुप्तचर व्यवस्था का विधान किया है। अब हम गुप्तचर व्यवस्था की चर्चा करते हैं। कौटिल्य ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में गुप्तचर व्यवस्था को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। गुप्तचरों के माध्यम से राजा के द्वारा तीर्थों सहित समस्त राज्य कर्मचारियों के आचरण तथा कार्यकलापों पर सही नियंत्रण रखा जाना चाहिए। उसे ये जानते रहना चाहिए कि सामान्य प्रजाजन और सरकारी कर्मचारी उसके प्रति क्या भाव रखते हैं। गुप्तचरों की सहायता से शासन के उच्च अधिकारियों के कार्यों पर तो विशेष निगरानी रखी जानी चाहिए, क्योंकि उन्हीं पर राज्य की सुरक्षा और समृद्धि निर्भर करती है। फिर कौटिल्य ने इन गुप्तचरों की अनेक श्रेणियाँ बनाई हैं, जैसे कापटिक, उदास्थित, गृहपातक, तापस, वैदेहक, मंत्री, तीक्ष्ण, रसद और भिक्षुकी। उसके अनुसार घरों में पुरुष तथा महिला दोनों हो सकते हैं। उसके अनुसार चरों में पुरुष और महिला दोनों हो सकते हैं और इनको साधु, भिक्षुक, ज्योतिषी तथा अन्य प्रकार के वेशों में विचरण करना चाहिए। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर राजा के प्रति भावों को लेकर बनावटी झगड़े करने चाहिए, जिससे अन्य लोगों के विचार जाने जा सकें। राजा को किसी गुप्तचर पर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। प्रत्येक गुप्तचर की देखभाल के लिए एक अन्य गुप्तचर होना चाहिए। गुप्तचर व्यवस्था का संगठन एक विभाग के रूप में किया जाना चाहिए और गुप्तचरों से प्राप्त सूचना के आधार पर विभाग का अध्यक्ष समस्त सूचनाएं राजा को देता रहे। कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था के समस्त कार्य संचालन में गोपनीयता बरतने का विशेष सुझाव दिया है। इस उद्देश्य से उसने चर विभागों के कार्यों के निर्मित सांकेतिक लिपि तथा भाषा के प्रयोग की महत्ता बताई है, जिसे विभागीय व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई न समझ सके। झूठे या गलत समाचार वाले घरों के लिए चरों के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। तो कौटिल्य ने जिस प्रकार से व्यापक प्रशासनिक तंत्र की बात की है और कार्यकुशलता बढ़ाने की बात करी है, वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र में वर्णित प्रशासनिक व्यवस्था हिंदू साहित्य में सर्वोत्कृष्ट है, जिसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रह गई है। प्रोफेसर अल्तेकर का तो निष्कर्ष है, इस दृष्टि से कौटिल्य का अर्थशास्त्र चिंतनात्मक राजनीति का ग्रंथ होने की अपेक्षा एक प्रशासक के मार्गदर्शन हेतु लिखी गई प्रशासनिक संहिता अधिक स्पष्ट होती है। तो ये जो व्यवस्था है, इसको हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है वास्तव में कि कितना महान विचारक था कौटिल्य। धन्यवाद।